चलो आज देखते हैं, यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म हो गया था, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन खत्म हो गया था। अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन ये ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा। ठीक है, लंबा क्लास इसलिए नहीं होगा कि रीजन है थोड़ा कुछ इधर का प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि लाइन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लाइन का क्या है, हवा चल रहा है इतना तेज, है ना, बाहर अभी जाएंगे तो बहुत तेज हवा चल रही है, जिसके कारण लाइन आती नहीं दिन भर, और शाम से ड्यूटी हो जाता है 2 से 10, तो 10 बजे के बाद खाना आओ, खाना बनाओ, खाओ पियो, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो कहानी ख़त्म तो नहीं बना पाते हैं वीडियो, तो जिसके कारण अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो देखते हैं, मतलब टाइम शेड्यूल अगर सही हो जाता है, कल से जो है ड्यूटी थोड़ा चेंज कर देंगे, वो ड्यूटी नहीं करेंगे। अगला देखते हैं टाइम, सुबह वाला ही शिफ्ट ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो फिर देखते हैं, क्योंकि शाम को लाइन आ जाती है। शाम को लाइन मतलब 3-4 बजे के बीच में अभी भी लाइन है, ऐसा बात नहीं लाइन नहीं है, अभी लाइन है। कब कट जाएगी पता नहीं, बीच में कभी भी कट सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो और टाइम, ड्यूटी जाने का भी टाइम हो रहा है, तो जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, जितना हो सकता है समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन। तो दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, प्रकाश के अपवर्तन। देखो प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करते हैं, तो देखो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने की क्रिया क्या कहलाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। अब देखो जैसे मान लो कि ये क्या है, एक माध्यम है, ये एक मान लो कि बॉर्डर है। ठीक है, अब मान लिए बॉर्डर है, अब यहाँ मान लो कि ये माध्यम है वायु, है ना, ये माध्यम है वायु, और यहाँ मान लिए कि ठोस माध्यम है। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ से अगर मान लिया जाए कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, मान लो कि ये प्रकाश की किरण आई, तो क्या अब वायु में जिस हिसाब से, वायु में क्या है, छोटा छोटा कण होता है, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। यहाँ मान लो कि ठोस है, मान लो कि यहाँ ईटा रखा हुआ है, तो ईटा रखा हुआ तो सिंपल सी बात है, यहाँ आएगी तो क्या जिस प्रकार से प्रकाश की किरण आ रही थी, क्या ठोस माध्यम में उसी भी प्रकार से जाएगी? नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब मान लो कि इसके बीच हम खींच दिए अभिलंब, तो कहने का अर्थ ये अभिलंब है, तो कहने का अर्थ ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब है। ठीक है, तो ये सीधा ना जाके ये क्या होगा, थोड़ा इधर हट जाएगा या थोड़ा इधर आ जाएगा। तो कहने का अर्थ जैसे ही माध्यम चेंज होगा ना, यानी ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, है ना, तो इस प्रकार से जब माध्यम का चेंज होगा, माध्यम जब बदलेगा ना, तो क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है, यानी परिवर्तन होता है। प्रकाश के मार्ग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जो दिशा में जा रहा, मान लो कि नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ ना जाके नॉर्थ में जा रहा है तो कुछ अलग दिशा में हो सकता है, साउथ चल जाए, नॉर्थ से साउथ जा रहा तो हो सकता है कि साउथ से ईस्ट चला जाए, साउथ में नहीं जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन यानी मुड़ जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, देखो कभी कभी देखा होगा, मतलब नहीं देखा है तो ट्राई करके देखना। यानी अगर मान लो कि एक बाल्टी में हम पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें जब सिक्का डालोगे, जब टॉर्च मतलब देखना चाहेगा ना, तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होगा। या तो देखो मान लो कि नदी गया या कहीं गया, तो कहने का अर्थ नदी है, तालाब है, उसमें अगर मछली तैर रहा है ना, तो मछली लगता है कि बहुत ही ऊपर तैर रहा है, लेकिन हकीकत अगर देखेगा तो बहुत नीचे तैर रहा होता है। ये जो क्रिया किसके कारण संपन्न होता है, ये अपवर्तन के कारण संपन्न होता है। यानी कि पानी के सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, या पानी के पानी के सतह पर सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना, ये किसके कारण संभव होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो ये बात समझ में आ गया, अपवर्तन कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो अगर समझने में कभी भी कोई दिक्कत हो,
ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, बाकी फिर हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ बिंदु हम समझते हैं। पहला क्या, आपतित किरण, जैसे हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, तो उसी तरह इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला क्या है, आपतित किरण देखते हैं, फिर आपतन बिंदु, ठीक है, ये कहाँ चला है, पांचवा, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां समझते हैं प्रकाश की चाल, ठीक है, तो प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो अब देखो, अभी तो हम प्रकाश के अपवर्तन देख लिए, ठीक है, अपवर्तन क्या होता है समझ में आ गया। अब देखो प्रकाश की चाल की अगर बात करें तो विभिन्न माध्यम में, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, सब में प्रकाश की चाल डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। ठोस में अलग होता है, द्रव में अलग होता है, गैस में अलग होता है। तो प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर प्रकाश की बात करें निर्वात या शून्य, निर्वात जहाँ क्या हवा नहीं हो, जहाँ वायु नहीं होता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, यानी मुक्त आकाश, यानी जहां पर कोई भी नहीं, वायु हो ही नहीं। जब वायु धूलकण नहीं होगा तो वो क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। और निर्वात क्या है, निर्वात तो समझ में आ गया। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी को हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर, किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं मीटर प्रति, 3 किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम इसी को हम अगला अगर हम देखें तो अगला क्या है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 2,25,000 किलोमीटर। अगर इसी को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 गुना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और तीसरा जो है कांच में क्या होता है, तो कांच क्या एक प्रकार का ठोस है, तो इसको क्या लिखते हैं, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश की अगर जो चाल की बात करें, विभिन्न विभिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी कहने का अर्थ, अगर हम बात करें मुक्त आकाश में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो प्रति सेकंड हो जाएगा। उसी तरह पानी में कितना हो जाएगा, तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में अगर बात करेंगे तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, है ना, अगला क्या है, तो वायु की, अब यहां पर ध्यान देना है कि वायु की अपेक्षा पानी क्या है, सघन माध्यम है, और पानी की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। अगर मान लो कि ये, अब देखो माध्यम को अगर समझना कि कौन सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। अगर मान लो कि ये पानी है और ये वायु है, तो पानी क्या होगा, सघन होगा, पानी क्या होगा, सघन होगा, जबकि वायु क्या होगा, विरल होगा, वायु क्या होगा, विरल होगा। अगर यही चीज हम बोलें, यहां जैसे पानी और वायु लिए, अगर इसी को हम समझते हैं, देखो पानी और वायु से समझने से अच्छा है कि हम क्या समझते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, ठोस द्रव गैस। अब ठोस द्रव गैस क्या होता है, ये सब तो पता ही होगा। तो ठोस द्रव गैस की बात करते हैं तो ठोस क्या होता है, अगर ठोस अगर द्रव की अगर बात करेंगे तो ठोस, हम देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं ठोस और द्रव की। ठोस और द्रव अगर लेंगे तो ये सघन होगा और ये क्या होगा, विरल होगा, ये क्या होगा, विरल होगा। वही अगर हम बात करते हैं कि ठोस और गैस लेते हैं, तब भी ये सघन होगा और ये क्या होगा, विरल होगा, ये क्या होगा, विरल होगा। अगर मान लिया जाए हम ठोस और गैस लिए, तब ठोस और द्रव और गैस लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे, सिंपल सी बात, अगर गैस लें तो गैस क्या होता है, विरल हमेशा होता है, जबकि द्रव क्या है, द्रव और गैस की अपेक्षा लेंगे तो द्रव और गैस की अपेक्षा लेंगे तो द्रव क्या होगा, सघन होगा, और गैस क्या होगा, विरल होगा। ठोस और गैस लेंगे तो ठोस क्या होगा, सघन होगा, और गैस क्या होगा, विरल होगा। ठोस और द्रव लेंगे तो ठोस क्या होगा, सघन होगा, द्रव क्या होगा, विरल होगा। यही चीज देखो यहाँ पर दिया है कि वायु की अपेक्षा पानी क्या है, सघन माध्यम है। वायु की अपेक्षा यानी पानी क्या है, द्रव है, वायु क्या है, गैस है, तो पानी क्या है, सघन माध्यम, ये क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। उसी तरह पानी की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है, कांच क्या है, ठोस है, तो ये क्या है, सघन माध्यम है, अब पानी क्या है, विरल है। यानी
दर्भ है, तो ये क्या है, विरल माध्यम है। अब देखो, जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा, अब देखो जिसका जितना ज्यादा घनत्व अधिक होगा ना, उतना ही प्रकाश की चाल उसमें कम होगी। अब बताओ सबसे ज्यादा घनत्व किस में है, ठोस में है, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे कम होगी। सबसे इससे कम किस में होता है, द्रव में होती है, तो इसमें क्या होगा, उससे कम होगा। उसी तरह अगर गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, अधिक होता है। अगर प्रकाश की चाल बात करें तो सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे कम किस में होता है, ठोस में, उसके बाद क्या होता है, द्रव में, उसके बाद क्या होता है, गैस में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अब प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए हम कितना बिंदु लेते हैं, 6 बिंदु। एक तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, यानी 6 मुख्य पॉइंट है जिससे हम क्या प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझेंगे, ठीक है। 6 मुख्य पॉइंट है। अब देखते हैं 6 मुख्य पॉइंट में आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण। दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण। मान लो कोई सतह है, यहां से प्रकाश की किरण निकली और यहां पर कोई सतह पर पड़ा, तो यही वाला किरण जो क्या कहलाएगा, आपतित किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतित किरण कहलाएगा। यानी सतह पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण होगा वही क्या कहलाएगा, आपतित किरण कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये सब तो ऑलरेडी हम किस में समझ चुके हैं, प्रकाश के परावर्तन में ऑलरेडी समझे हैं, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का अर्थ है आपतित किरण क्या है, दो माध्यमों को अलग करने के लिए। दो माध्यमों को अलग कर रहा कौन, ये सतह है, तो दो माध्यम, मान लो कि ठोस है, ये क्या है, द्रव है, तो कहने का अर्थ यहां से प्रकाश की किरण आया, तो जो आया ना प्रकाश की किरण, उसको कहते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु से टकराया उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है, अभिलंब। अभिलंब क्या है, जैसे ये सतह है, तो सतह से आपतित किरण आया, जिस बिंदु से टकराया उसको, तो जैसे जो आया उसको आपतित किरण, जिससे टकराया, जिस बिंदु से टकराया उसको आपतन बिंदु। इसी बिंदु पर अगर मान लो कि एक लंब खींच दिए, तो यही वाला क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, यानी किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, अभिलंब या तो नॉर्मल कहते हैं। ये सब बात तो पहले भी बता चुके हैं। अगला क्या है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित क्या है कि जैसे देखो आपतित, ये क्या है, आपतित। अब आपतित किरण सतह से टकराई तो वापस तो मुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्या अपवर्तन की बात कर रहा है, तो अपवर्तन हो रहा है तो ये नीचे अभिलंब जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सतह से पार करके क्या हो जाएगा, यानी इधर की ओर चला जाएगा। तो यही वाला बिंदु क्या कहलाएगा, अपवर्तित किरण। यानी दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई आपतित किरण को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण का अपवर्तित किरण कहते हैं। यही आपतित किरण क्या है, मुड़कर जो दूसरे माध्यम में मुड़ के जा रही, क्योंकि इसको जाना चाहिए इधर से, लेकिन गया नहीं, इधर मुड़ के चल गया, तो कहने का अर्थ यही क्या कहलाता है, अपवर्तित किरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पांचवा पॉइंट देखते हैं तो पांचवा पॉइंट क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण अगर हम बात करें तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो देखो कहाँ फिगर बना यही बताना है। तो देखो आपतित किरण और अभिलंब ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर देखो अपवर्तित किरण और अभिलंब ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं आसानी से। तो देखो आपतित किरण जो आ रही उसको आपतित किरण, जिस बिंदु से टकरा रही उसको क्या, आपतन बिंदु, और जिस उसी बिंदु पर खींचा गया लंब वो क्या कहलाया, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। और यहां पर यानी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण कहलाएगा क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो अभिलंब हो गया, ये हो गया, ठीक है, यही ना है आपतन कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण, परावर्तन ही अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं,
ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गया, विरल है सघन है, सघन है विरल है, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान देना है, क्या, जो अगला पॉइंट में हम समझाते हैं कि प्रकाश की किरण वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो, जब विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। यानी कहने का अर्थ सिंपल सा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। जबकि इसके जस्ट अपोजिट की अगर हम बात करें कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा ना तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ पर फिगर देखो कि ये अभिलंब है, इससे क्या है, काफी दूर है, इसलिए क्या कहलाया, यानी इस सघन, ये किस में गया, सघन से विरल में गया, इसलिए अभिलंब से दूर हट गया। जबकि इससे पीछे में देखो क्या है कि विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, तो देखो अभिलंब यहाँ जा रहा है, यानी अपवर्तित किरण यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन कहाँ, अभिलंब के खासा नजदीक गया है, ये क्या कहलाएगा, तो यानी कहने का अर्थ विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के नजदीक जाएगा, जबकि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। अब देखो, दो सतह है, अब ये सतह है, ये वाला सतह है, अगर मान लो किरण लंबवत पड़ा, लंबवत यानी परपेंडिकुलर पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर पड़ेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, मुड़ेगा नहीं, न इधर जाएगा, न अभिलंब से दूर हटेगा, न अभिलंब के नजदीक जाएगा, ये सीधा ही चला जाएगा। यानी अभिलंब क्या हो जाएगा, ये सीधा ही चले जाएगा। जब भी परपेंडिकुलर जाएगा तो ये हमेशा ही सीधे निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा ही निकल जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। तो जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो अर्थात बिना अपवर्तन के यानी बिना मुड़े ही सीधे निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगला बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है तो देख लेते हैं। अब पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है कि किरण के बीच लंबवत दूरी को, अब देखो मान लो कि ये आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण है, तो आपतित किरण है, ये मान लो कि सतह, ये सतह से जैसे ही परावर्तित हुआ ये तो अपवर्तन है। ठीक है, ये अपवर्तन है, ये अभिलंब है ना, सॉरी लाइन तो खिंचा ही नहीं, ये अभिलंब है। जैसे ही आपतित किरण आई, ये क्या जाना इधर से चाहिए था लेकिन चला गया किधर, अभिलंब के नजदीक मुड़ गया। यानी कहने का सिंपल सा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, इसलिए क्या नजदीक मुड़ गया। ठीक है, अब ये मुड़ने के बाद फिर सघन से विरल में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब यहाँ है तो ये क्या है, दूर से निकल गया। तो कहने का अर्थ ये अगर मान लिया जाए, इसको हम सीधा डॉटेड लाइन में दर्शाएं तो ये वाला भाग और ये तो यहाँ से निकला ये वाला, तो ये दोनों के बीच की जो दूरी होगा ना वही क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आज यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा नहीं लंबा करते हैं। ठीक है, तो ये पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ये पार्ट 1 है ना, यहाँ तक पार्ट 1। बाकी हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैनल पे। ठीक है, और बाकी है ना फिर देखते हैं आगे। ठीक है, रही बात मैथ, अभी बोले टाइम का थोड़ा इशू चल रहा है। ठीक है, तो मैथ भी एक पार्ट करवा के छोड़ दिए हैं, उसका आगे का प्रोसेस चालू है। ठीक है, सिर्फ वीडियो का बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो देखते हैं रात में अगर टाइम मिलता है तो फिर कोशिश करते हैं कि बना के डाल दें। ठीक है,